टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रतन टाटा जी रूटीन चेकअप के लिए मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिस वक्त पर ये हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, उस वक्त पर किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। किसी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रतन टाटा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये वो मनहूस दिन था 9 अक्टूबर 2024, जिस दिन इस संसार के रत्न या यूं कहें भारत के रत्न श्रीमान रतन टाटा जी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये शायद पहली बार था जिस दिन जब कोई बिजनेसमैन मरता है या किसी बिजनेसमैन की मौत होती है, उस वक्त पर हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप डीपी पे सिर्फ रतन टाटा का चेहरा नजर आता है। ये पहली बार हुआ था जब किसी बिजनेसमैन के लिए लोगों के अंदर इतनी दया भावना थी, इतनी श्रद्धांजलि की भावना थी। ये पहली बार हुआ था जब भारत का बच्चा बच्चा दुखी था। शायद भारत ने अपना रत्न आज खो दिया था। ये 9 अक्टूबर 2024 का दिन था। आज के इस वीडियो में रतन टाटा की पूरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक आपको रतन टाटा के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो शायद ही आपको पता हो। रतन टाटा ने अपने जीवन में 4 बार शादी करने का फैसला किया और लगभग अंतिम पड़ाव पर जाकर वो शादी से पीछे हट गए, या जिससे वो शादी करना चाहते थे वो पीछे हट गया। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में भारत के दिग्गज बिजनेसमैन श्रीमान रतन टाटा जी के बारे में बात करेंगे। ये यूं कहें कि आज के इस वीडियो के माध्यम से रतन टाटा जी को एक भावभीनी श्रद्धांजलि या एक ऐसा ट्रिब्यूट देने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद सभी भारतीयों की ओर से है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। इनकी जिंदगी की वो बारीकियां बहुत कम लोगों को पता है। साल 1962 के आसपास जब ये अमेरिका में एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे, ये कहानी वहां से शुरू होती है। उस वक्त पर किसी को ये नहीं पता होगा कि जो शख्स अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी में एक क्लर्क का काम कर रहा है, वो शख्स भारत में आकर टाटा ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मैं सही निर्णय नहीं लेता, बल्कि मैं निर्णय लेता हूं और उन्हें सही करने की काबिलियत रखता हूं। शब्द हैं भारत रत्न रतन टाटा के। रतन टाटा ने हम सबको अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कुछ लाइनें हैं, उनके कुछ शब्द हैं जो हमको हमेशा याद रहेंगे। चलिए उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बात करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जिस शख्स ने हमें इतना कुछ दिया उसके बारे में एक विस्तार भरी चर्चा बहुत जरूरी है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर साल 1937 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा तथा माता का नाम सीनू कमिश्रेट था। जब रतन टाटा महज 10 वर्ष के थे, उस वक्त पर ही इनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद इन्हें JN पेटित अनाथालय में भर्ती करवा दिया गया था। जिसके बाद इनकी दादी नवाज टाटा ने इन्हें वहां से औपचारिक रूप से गोद ले लिया। जिसके बाद इनकी परवरिश इनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ हुई। रतन टाटा अपने कई सारे इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र करते थे कि उनके पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। अक्सर करियर के मामलों को लेकर उनसे झगड़ा ही हुआ करता था। रतन टाटा अपने कई सारे इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया करते थे। वो कहते थे कि बचपन में मुझे वायलिन सीखने का शौक था, तो वहीं मेरे पिता की जिद थी कि मैं पियानो सीखूं। मेरा मन शुरुआत से एक आर्किटेक्ट बनने का था, जबकि मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। रतन टाटा कहते हैं कि मैं बचपन से ही अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहता था, जबकि मेरे पिता की इच्छा थी, मेरे पिता की ये जिद थी कि मैं ब्रिटेन जाकर पढ़ाई करूं। ऐसे ही पता नहीं कितने मसलों पर उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ करता था, हमेशा बहस हुआ करती थी। हालांकि बाद में इनके दादी के कहने पर इन्हें अमेरिका भेजा गया। अमेरिका जाते हैं, वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और वहां से आर्किटेक्ट से BSc कंप्लीट करते हैं और इन्हें आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वहीं पर ये नौकरी करने लगते हैं। रतन टाटा बताते हैं कि ये साल 1962 था, जिस साल उन्हें पहली बार मोहब्बत हुई थी। कोई लड़की थी जो उन्हें पहली बार में पसंद आ गई थी।
और उस लड़की के घर वालों को भी रतन टाटा बेहद पसंद आ गए थे। रतन टाटा कहते हैं कि हम दोनों की बात शादी तक पहुंच गई थी और उसके घर वाले भी राजी हो गए थे। लेकिन उसी साल 1962 में ही मेरी दादी की तबीयत बिगड़ जाती है, यानी कि नवाज भाई टाटा की तबीयत बिगड़ जाती है और रतन टाटा सब कुछ छोड़कर वहां से भारत लौट आते हैं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ कि रतन टाटा के पीछे पीछे वो लड़की भी अमेरिका से भारत आएगी। लेकिन उसी साल अक्टूबर में इंडिया और चाइना का वॉर शुरू हो जाता है, जिसके बाद उस लड़की के घर वाले उसे भारत जाने से रोक देते हैं। रतन टाटा कुछ दिनों तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन चाइना और इंडिया वॉर के चलते वो भी अमेरिका जा नहीं पा रहे थे और वो लड़की वहां से आ नहीं पा रही थी। उसके बाद रतन टाटा ने उस वाकये को, उस घटना को भुलाना ही सही समझा। रतन टाटा से बहुत लोगों ने सवाल पूछे कि आपने आजीवन शादी क्यों नहीं की। हमेशा जवान पे एक ही जवाब होता था, मोहब्बत एक बार होती है, 1000 बार नहीं होती। मैंने अगर किसी से प्रेम किया है तो मैं उसे अपना जीवन साथी स्वीकार चुका हूं और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे, लेकिन किसी और से दोबारा शादी नहीं की। उसके बाद रतन टाटा अपने काम में लग जाते हैं। साल 1962 से लेकर तकरीबन साल 1991 तक वो टाटा ग्रुप में कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करते हैं और टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। उस वक्त पर रतन टाटा एक एम्प्लॉय के तौर पर टाटा ग्रुप में काम कर रहे थे। उस वक्त पर किसी को अंदाजा नहीं था कि रतन टाटा 25-26 साल मेहनत करने के बाद उस मुकाम पर पहुंचेंगे, उस पदवी पर पहुंचेंगे, उस गद्दी पे पहुंचेंगे जहां पर लोग एक चुनाव से आते हैं, एक निदेशक मंडल से चुन के आते हैं। वहां पर टाटा ग्रुप के ही, टाटा परिवार के ही एक व्यक्ति को आने में तकरीबन 30 साल जितना समय लग जाता है। जिस वक्त पर रतन टाटा को अध्यक्ष बनाया गया, उससे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे JRD टाटा, जिनके 3 खास व्यक्ति थे जो काम देखते थे। एक व्यक्ति था जो होटल्स देखता था, एक व्यक्ति था जो टाटा स्टील देखता था, एक व्यक्ति था जो टाटा को ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में लीड करता था। एक तरीके से उन लोगों ने टाटा ग्रुप पे अपना कब्जा बना लिया था। टाटा ग्रुप में कोई भी काम बिना उनके पूछे नहीं होता था। साल 1991 में जिस वक्त पर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया जाता है, वो उस वक्त पर सबसे पहले उन्हीं 3 लोगों को हटा देते हैं। वो एक प्रावधान लाते हैं कि कोई कितना भी पुराना एम्प्लॉय हो, कोई कितना भी खास एम्प्लॉय हो, अगर उसकी एज 75 साल हो जाती है तो उसे कंपनी से हटना ही पड़ेगा, उसे अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। 1991 में जब वो आए और इन 3 लोगों को हटाया, उसके बाद कंपनी में काफी सुधार हुआ। तकरीबन 50% की ग्रोथ आई, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी व्यक्ति के आने से कंपनी की इतनी ग्रोथ हो जाए। टाटा जी ने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि जो टाटा ग्रुप्स की संबंधित कंपनियां हैं, जो इधर उधर तितर बितर हो चुकी हैं, उनको एक साथ लाकर काम किया जाए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि काम ऐसा किया जाए जिससे भारत तरक्की करे, काम इस ढंग से किया जाए कि यहाँ के लोगों को एक अच्छा लाभ मिल सके। इसके बाद रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को नित नई ऊंचाइयों को छुआया, एक नए मुकाम पर ले गए। फिर रतन टाटा का जो एक सपना था कि एक ऐसे सेक्टर में काम किया जाए जिससे लोगों की एक अच्छी मदद हो सके, एक ऐसी कार बनाई जाए जिससे लोग कम कीमत में खरीद सकें, जिससे लोग अपनी कमाई भी कर सकें, ज्यादा माइलेज निकाल सकें। और उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उन्होंने साल 1998 में अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च कर दी। इंडिका कार मार्केट में लॉन्च तो होती है, लेकिन कुछ चल नहीं पाती। धीरे धीरे इनकी कंपनियों में लॉस होने लगते हैं, इनके शोरूम बंद होने लगते हैं, क्योंकि इंडिका कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। पहले साल में ही इंडिका अपने शेयरों को ले डूबी थी, जिसके बाद रतन टाटा काफी निराश हो जाते हैं और वो निर्णय करते हैं कि वो अपनी कंपनी को बेच देंगे। और उस वक्त पर वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी कंपनी थी जो किसी इतने बड़े अंपायर को खरीद सके, जो इतने बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीद सके, जिसका नाम था फोर्ड, जिसके अंडर में लैंड रोवर, जगुआर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी।
टाटा को भी उसी कंपनी का नाम सोचता है कि हो ना हो अब यही शख्स हमारी कंपनी को खरीद सकता है और हमें इस लॉस से उबार सकता है। साल 1999 में अमेरिका पहुंचते हैं फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने। बिल फोर्ड से मिलते हैं तो पहली ही मीटिंग में कुछ ऐसा हो जाता है कि रतन टाटा को इंडिका बेचने का ख्याल ही छोड़ना पड़ जाता है। रतन टाटा जिस वक्त पर बिल फोर्ड से मिलते हैं तो बिल फोर्ड बड़े बेरुखी भरे अंदाज में उनसे बात करते हैं और कहते हैं जिस मार्केट की नॉलेज ना हो उस मार्केट में कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आपको पैसेंजर गाड़ी बनाने का तजुर्बा नहीं था, पैसेंजर गाड़ी बेचने का तजुर्बा नहीं था, तो आपको इस मार्केट में कदम ही नहीं रखना चाहिए था। हम आपसे टाटा खरीद तो रहे हैं, लेकिन हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी को चलाने में सारी मेहनत हमारी होगी। रतन टाटा को ये सब बुरे लग जाते हैं। वो वहां से वापस आते हैं और फिर उसके बाद इंडिका का नया वर्जन आता है V2 और इसके साथ साथ वो सफारी और सूमो जैसी गाड़ियों पे भी जोड़ देते हैं जिसमें बेहतर सेफ्टी और मजबूत माइलेज के साथ ही मार्केट में गाड़ियां उतारी जाती हैं, जिसका असर कुछ इस कदर होता है कि कंपनी चल पड़ती है। कंपनी इस कदर चल पड़ती है कि इनकी गाड़ियों में वेटिंग टाइम पीरियड आने लगता है। दौर वो आ जाता है कि इंडिका जिस जगह पे जाती थी वहां पर दूर के गांव से लोग गाड़ी देखने को आ जाते थे। दौर वो आ चुका था कि इंडिका अब एक साल में 2 लाख से ज्यादा ऑर्डर पा चुकी थी और गाड़ियों की शॉर्टेज होने लगी थी। धीरे धीरे इनका काम चल पड़ा, लेकिन उधर जिस शख्स ने इनका अपमान किया था फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का काम डूबने लगा। सबसे महंगी कंपनी, सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर अब मार्केट में चल नहीं पा रही थी। जेएलआर की ये कंडीशन हो गई थी कि ना उसे कोई खरीदने वाला था ना कोई बेचने वाला था। तब आखिरकार उनको रतन टाटा के पास आना पड़ता है और वो भारत आते हैं। भारत आकर रतन टाटा से बात करते हैं और रतन टाटा $2.3 बिलियन में जेएलआर को खरीद लेते हैं और खरीदते वक्त वही पुरानी लाइन दोहरा देते हैं कि हम जेएलआर खरीद तो रहे हैं लेकिन आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये लाइन सुनकर बिल फोर्ड को साल 1999 बखूबी याद आ जाता है और आंखें शर्म से झुक जाती हैं। रतन टाटा हमें ये सिखा के गए कि किसी को जवाब तुरंत देना ही सही नहीं होता है, जवाब सही ढंग से देना सही होता है। जिस तरीके से उन्होंने जेएलआर को खरीदा, बिल फोर्ड को एक करारा जवाब मिला, तो वहीं भारत को ऐसी गाड़ियां मिली जो आज अच्छी परफॉर्मेंस दे रही। लैंड रोवर और जैगुआर आज लाखों गाड़ियां बेच रहे हैं और वो मेड इन इंडिया कहलाती है। भारत का रत्न यानी कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो उपलब्धियां भारत को दी, जो उपलब्धियां उन्होंने भारत को प्रोवाइड कराई, भारत को उपलब्ध कराई, वो लोग हमेशा याद रखेंगे। सालों साल रतन टाटा का नाम अमर रहेगा। रतन टाटा ने अपने जीवन में जितना कमाया उसका 90% तो डोनेशन में दे दिया। जितना पैसा कमाया उसमें 90% डोनेशन में, बच्चों की एजुकेशन में, अनाथालय में, हॉस्पिटल्स में और पता नहीं कितने चैरिटेबल ट्रस्ट में चला गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शख्स की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अगर रतन टाटा को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।